अस्सलामुअलैकुम मेरे 10th के जालियो, कैसे हालात हैं? ठीक हो? अब ये ना कहना जी लाइट कम है या बार बार सर जगह बदल रहे हैं। मैं अभी तजर्बे कर रहा हूँ। लॉकडाउन में थोड़ी सी नरमी आई तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन किस्म का क्लासरूम बना देंगे आपके लिए। डन। तो कहाँ थी हमारी स्टोरी? वो कल दे लेक्चर ऐसी पढ़े असी वो हीरो ने हीरोइन की कलाई पकड़ ली, उसने कह दिया छड़ मेरी वीणी ना मरोड़ हैं। दूसरा था कि वो दूसरी मिसाल क्या थी कि दूसरी मिसाल ये थी कि वो क्लास में किसी ने धमाका खेज़ मवाद खाकर जनाब को गैस छोड़ दी। तो जी हाँ, आप सब में फिर उजागर हुए कोऑर्डिनेटेड एक्शन। अब वो कोऑर्डिनेटेड एक्शन के 5 कंपोनेंट्स थे। वो 4 खोल लिए मैंने, 5 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट था कि हीरोइन ने भी महसूस किया कि प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है, तो प्रेशर स्टिमुलस। आप लोगों को गैस स्मेल आई, आपने देख लिया कि स्टिमुलस आ गया। क्रिकेटर ने बॉल देखी और उसको आवाज़ें आई कि भाग, वो उसको भी सबसे पहले स्टिमुलस दिखाई दिया, बॉल देखी उसने। डन। उस स्टिमुलस को किसने पकड़ा? रिसेप्टर्स ने। रिसेप्टर्स कहाँ ले गए? कोऑर्डिनेटर्स तक। कल के लेक्चर हमारा कोऑर्डिनेटर पर जाकर एंड हुआ था, और कोऑर्डिनेटर में हमने पढ़ा था कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में कोऑर्डिनेटर्स हैं जी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो ग्लैंड्स हैं। क्या है मेरा बच्चा? ग्लैंड्स। कोऑर्डिनेटर्स ने एक अमल पास किया। कोऑर्डिनेटर ने सेंस को पकड़ा, उसकी कॉम्प्रीहेंशन कर दी। कॉम्प्रीहेंशन क्या थी कि मामले का पूरा जायज़ा लिया गया, और जायज़ा लेकर सवालों के जवाबात निकाले गए दिमाग में, और निकालने के बाद, जवाबात निकालने के बाद कोऑर्डिनेटर ने अब जो फ़ैसला किया उस फैसले को भिजवाएगा इफ़ेक्टर ऑर्गन के पास। तो जी हाँ, आज हमारा चौथा कंपोनेंट आज हमने पढ़ना है, व्हाट आर इफ़ेक्टर ऑर्गन्स। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। डिफाइन इफ़ेक्टर्स। डेफिनेशन कहता है बॉडी पार्ट्स दैट रिसीव मैसेजेस फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स। देखा, वो बॉडी पार्ट्स जो मैसेजेस को रिसीव करते हैं, कोऑर्डिनेटर जिनको मैसेज भिजवाता है, वो पार्ट्स which receive messages from the coordinators and produce a response। वो हीरोइन की कलाई पकड़ी, उन्होंने कहा छड़ मैनू, तो ये हीरोइन का रिस्पॉन्स था। डन। आप लोगों को पता लग गया कि फलाना लड़का है, आप लोगों ने उठ कर उसको चपेड़े मारनी शुरू कर दी क्लास में, डिसिप्लिन सारा तोड़ दिया, पता लगा ये आपका रिस्पॉन्स था। इसी तरह क्रिकेटर ने जाकर कैच पकड़ लिया, वो आपका रिस्पॉन्स था, वो उस क्रिकेटर का रिस्पॉन्स था। रिस्पॉन्स रद्द अमल शो करने के लिए जो ऑर्गन्स हमारे अंदर काम करते हैं, रद्द अमल शो करने के लिए, रिस्पॉन्स शो करने के लिए, उन्हें क्या बोलते हैं बेटा? इफ़ेक्टर्स। उन्हें क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? इफ़ेक्टर्स। तो क्या होते हैं इफ़ेक्टर्स? दीज आर द बॉडी पार्ट्स जो रिसीव करें मैसेजेस फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स। कोऑर्डिनेटर्स से मैसेजेस को रिसीव करते हैं, फिर प्रोड्यूस करते हैं रिस्पॉन्स को, जिन्होंने रद्द अमल शो करना है, तवज्जो है मेरा बेटा? नर्वस कोऑर्डिनेशन में, किसमें? नर्वस कोऑर्डिनेशन में बेटा सेंस ऑर्गन से कोऑर्डिनेटर तक न्यूरॉन स्पेशल सेल्स हैं। हमने पढ़े हैं यार 9th क्लास में, घबराए क्यों? हमने पढ़े हैं यार, न्यूरॉन्स वो स्पेशल सेल्स हैं जो सेंस ऑर्गन से, यानी आईज से, नोज से, टंग से, ईयर से, स्किन से, ये स्पेशल सेल्स
सेंस को लेकर नर्व इम्पल्स की शक्ल में सीधा जाएंगे कोऑर्डिनेटर्स में। कोऑर्डिनेटर फिर फैसला लेगा और फैसला लेने के बाद न्यूरॉन्स के ज़रिए ही बेटा, न्यूरॉन्स के ज़रिए ही इफेक्टर ऑर्गन्स तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? इफेक्टर ऑर्गन्स तक। फॉर एग्जाम्पल, कल की बात है, ये जहाँ मैंने माइक लगाया हुआ है यहाँ एक मक्खी बैठ गई, ये इस जगह पर ना एक मक्खी बैठ गई। अब मैंने उस मक्खी को यूं करके देख लिया। देखने के बाद मैंने अपने दिमाग की न्यूरॉन से इस मसल को कहा कि हिलो और मक्खी उड़ा दो, क्योंकि मेरी फ़ोटो खींच रहा था कोई, तो मैंने कहा फ़ोटो ना ख़राब हो जाए तो ये ज़रा मेरे इस मसल को देखना। मैंने यूं करके अपने मसल हिलाए, यूँ मैंने अपने मसल्स को यूं करके हिलाकर मक्खी उड़ा दी। मेरे साथ मेरा दोस्त बैठा होता, कहता है कि कीता मैं क्या जनाब, इफेक्टर ऑर्गन। तो जी हाँ, हमारे मसल्स, नर्वस कोऑर्डिनेशन में मसल्स इफेक्टर्स हैं। ये देखो, फ़र्ज़ करो यहाँ एक मक्खी बैठी, अब मैं इसको हटाऊँ, चल भाई वो हुक्म भेज नीचे, लो जी उसने हुक्म भेजा, ठीक है। रेसलर्स भी अपने मसल्स को हिलाते हैं ना इसी तरह, चेस्ट मसल्स को। तो वो बेटा कोऑर्डिनेटर से नर्व इम्पल्स जाती है मसल तक, मसल नर्व इम्पल्स के ज़ेरे असर एकदम कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होकर तो रिस्पॉन्स शो कर दिया हमने। क्या शो कर दिया? रिस्पॉन्स। तो मेरे इस बॉडी ने रिस्पॉन्स शो किया। तो बच्चों, इसी तरह जब आपने उठकर उस लड़के को मारा तो वो मारना, आपकी जो मूवमेंट थी बॉडी की, वो आपका रिस्पॉन्स था। हीरोइन ने जो अपनी कलाई पीछे कर ली, वो उसका रिस्पॉन्स था। अब बेटा, हर चीज़ में अगर क्रिकेटर ने भागकर जाकर कैच पकड़ लिया तो वो उसका रिस्पॉन्स था। अब रिस्पॉन्स में हम लोग जो रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं वो सारी मूवमेंट्स पर मबनी है। ये जिस तरह अभी ये मैंने मूव करके, इस तरह मैंने अपने आप को मूव करके रिस्पॉन्स दिया। हीरोइन ने अपना बाजू हटाकर, ये देखो, मूवमेंट करके उसने रिस्पॉन्स दिया। इसी तरह क्रिकेटर ने भागकर जाकर उसको कैच करके रिस्पॉन्स दिया। समझ रहे ना मेरी बात? इन सब में बेटा मूवमेंट्स हैं। इन सब में क्या मेरा बच्चा? मूवमेंट्स हैं। अब मूवमेंट्स करवाते हैं कौन? The tissues which do movements in our body, those tissues are called muscles. वो मस्कुलर टिश्यूज़ हैं जो हमारे अंदर मूवमेंट करवाते हैं। तो जी हाँ बेटा, नर्वस कोऑर्डिनेशन में कोऑर्डिनेटर से कौन मैसेजेस कैरी करेगा? मैंने बार बार वर्ड बोला, न्यूरॉन्स। Neurons will carry messages from coordinators to effectors. From coordinators to effectors. यार ये ना सहरी का टाइम है तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, लिहाजा तुम लोग ना ज़रा अपने मोबाइल की ब्राइटनेस खोल कर ज़रा देख लेना वीडियो। मैं फिर बता रहा हूँ, थोड़ा सा ये लॉकडाउन खुले तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन लाइट वाली वीडियोस बना कर आपको भेजूँगा, फिर उसमें मैं खूबसूरत भी लगूँगा। आगे देखो। तो मेरे बच्चों, न्यूरॉन्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स टू इफेक्टर्स। तो न्यूरॉन्स मैसेजेस को, नर्वस कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन्स कैरी करती हैं मैसेजेस इफेक्टर्स तक। और इफेक्टर्स कौन होते हैं? मसल्स एंड ग्लैंड्स। मसल्स एंड ग्लैंड्स। यार मैं तुम लोगों की एज का था तो ना मुझे प्रिंसिपल साहब ने कॉल कर लिया। उन्होंने कहा, अफजल तुमने वो क्लास में उस लड़के को मारा। मैं कहा, जी सर मैंने मारा। तो उन्होंने, प्रिंसिपल साहब ने मुझे कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? मैं आगे से ना यानी बिल्कुल सीधा खड़ा रहा और सीधा खड़ा रहकर मैंने यही शो किया कि मुझे डर नहीं लग रहा। तो बेटा बड़ा पक्का मुंह बनाकर मैं खड़ा रहा कि मुझे डर नहीं लग रहा। लेकिन यकीन करो कि आहिस्ता आहिस्ता मेरे मुंह का पानी, दैट इज सलाइवा, खुश्क होना शुरू हो गया। मैं कांपना शुरू हो गया। वो बार बार प्रिंसिपल साहब कह रहे, तुमने तो कहा तुम्हें डर नहीं लग रहा, तुम तो कांपना शुरू हो गया। मैं कहा, कौन कांप रहा हूँ? मैं तो नहीं कांप रहा। वो उन्होंने, प्रिंसिपल साहब ने कहा, जा यार तेरी तो बॉडी में नज़र आ रहा है कि तू कांप रहा है, तू डर गया मेरे से। तो उस दिन मैंने बाहर निकल कर, मैं प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर निकला तो मैंने कहा कि यार कमाल है यार। मैंने अपने बायो के सर से पूछा कि सर जी,
मैं अपने दिमाग से कह रहा था कि मैं नहीं डरा हुआ, लेकिन फिर भी मुझ में डर की कैफियत आ गई। कैसे? कहने लगे, पुत्र तू अपने दिमाग से, दैट इज़ नर्वस कोऑर्डिनेशन में, तो न्यूरॉन्स को मैसेजेस इफेक्टर ऑर्गन्स तक जाने से रोक रहा था, लेकिन तेरे अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स छूट पड़े, तेरे अंदर कोई ऐसे हार्मोन्स छूट पड़े जो इमरजेंसी सिचुएशन में बंदे में छूटते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन में बंदे में छूटते हैं। तो जनाब वो हार्मोन्स ने जाकर तेरे दिल की धड़कन को तेज़ करा दिया, उन हार्मोन्स ने जाकर तेरे स्लाइवरी ग्लैंड्स के स्लाइवे को खुश्क कर दिया, उन हार्मोन्स ने जाकर तेरी आंखों की पुतलियाँ खोल दी। तवज्जो है बेटा? तो जब हम नर्वस हुए हुए होते हैं, अब ये नर्वस कोऑर्डिनेशन में ना ले जाना, जब हम घबराए हुए होते हैं तो हमारी बॉडी में खुद ब खुद कुछ चेंजेस आती हैं बेटा। वो चेंजेस केमिकल कोऑर्डिनेशन की वजह से हो रही होती हैं। किसकी वजह से मेरे बच्चे? केमिकल कोऑर्डिनेशन की वजह से। तो याद रखें, केमिकल कोऑर्डिनेशन के जो इफेक्टर ऑर्गन्स हैं वो बहुत सारे हार्मोन्स के तो नेफ्रॉन्स हैं, और बहुत सारे हार्मोन्स के जो इफेक्टर ऑर्गन्स हैं वो बोन्स एंड लिवर हैं। लेकिन याद रखो मेरा बच्चा, इन बोन्स, इन लिवर, इन नेफ्रॉन्स अगर ये इफेक्टर ऑर्गन्स के तौर पर काम करते हैं तो इन इफेक्टर्स को रिस्पॉन्स के लिए कौन शो करता है, कौन उजागर करेगा? केमिकल कोऑर्डिनेशन में ये मैसेज ट्रांसमिशन का काम हार्मोन्स करते हैं। मैसेज ट्रांसमिशन का काम कौन करते हैं मेरा बच्चा? हार्मोन्स करते हैं। यार ये वो एक औरत हर वक्त लड़ू आंखें यूं, हर वक्त लड़ू है। मैं तेनों दस नहीं है, जरा बाहर निकलना, मैं तेन दसा, हर वक्त मोहल्ले में भी लड़ती थी, लड़ के पागल। एक दिन मैंने उसको जाकर कहा, बाजी कहती क्या? मैं क्या तुसी अपना थायराइड ग्लैंड का ज़रा टेस्ट कराओ। उसने कराया जनाब, उसके अंदर थायराइड ग्लैंड की थायरॉक्सिन ज़्यादा निकली, जिसकी वजह से वो हाइपर एक्टिव, मेटाबॉलिकली हाइपर थी वो। तवज्जो है बेटा? तो उसमें तो यहाँ खैर आपकी किताब की अगर मैं मिसाल दूँ तो मेरा बच्चा, अब जैसे ये अब सहरी के वक्त, मैंने आपको बताया कि मैं इस टाइम सहरी के वक्त वीडियो बना रहा हूँ, तो सहरी में अब मैं ढेर सारा पानी पी लूँगा, डन। अब ढेर सारा पानी पीने के बाद जनाब कोई जब 12-1 बजेंगे ना दोपहर के, तो मेरा दिमाग ये फ़ील करेगा कि यार अब इस बंदे ने पानी पीना छोड़ा हुआ है, अब अफ्तारी तक इसने पानी पूनी कोई नहीं पीना, तो अब क्या करें? तो बच्चों, हमारे दिमाग में एक ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, वो एक ख़ास हार्मोन छोड़ेगा जिसको वैसोप्रेसिन कहते हैं, ADH हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन। वो हार्मोन ब्लड के ज़रिए पहुंचेगा हमारी किडनीज़ पर, और किडनी को कहेगा नेफ्रॉन्स, ओए नेफ्रॉन्स, पिछले चैप्टरों वाली नेफ्रॉन्स, पिछले चैप्टर वाली नेफ्रॉन्स, ओए अक्ल के नाखून ले, वाटर ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब कर, ख़बरदार यूरिन ना बनाई, और अगर यूरिन बनाना है तो गाढ़ा बनाई, पानी खिंच ले, सारा पानी खिंच ले। तो जनाब नेफ्रॉन्स हमारी किडनीज़ के सारा पानी खींच लेंगी, जिसकी वजह से हमारे अंदर वाटर कंजर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा बच्चा? कंजर्व। अब वो लोग जो बेचारे पानी पिए आधे पौने घंटे बाद उन्हें यूरिनेशन आ जाए, तो उसके किस में प्रॉब्लम है? हार्मोन में प्रॉब्लम है बेटा, उसका ADH हार्मोन ठीक नहीं है। उस बेचारे को यहाँ पानी पे दे, पेशाब पे पेशाब दे, पेशाब पे पेशाब दे, पेशाब पे पेशाब, वो बेचारा पेशाब कर करके पागल हो जाएगा। तवज्जो है मेरा बच्चा? तो मत मजाक उड़ाओ किसी का। वो बार बार अगर यूरिनेशन करने जाता है, हो सकता है उस बेचारे में हार्मोन की कमी हो, वो हार्मोन जो मैसेज कैरी करता है टू पर्टिकुलर टारगेट साइट। अब वो हार्मोन जिसने नेफ्रॉन, जिसकी टारगेट साइट नेफ्रॉन है, वो उस हार्मोन की कमी है, वो बेचारा क्या करे? वो तो बीमार है। मत मजाक उड़ाओ बेटा, क्या सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं आपको नहीं पता होते। इसी तरह कुछ हार्मोन्स जनाब बोन्स पे इफ़ेक्ट करते हैं। अब जैसे औरतों की जो बोन्स हैं वो, उसमें बेचारियों की वो एक ख़ास एज के बाद उनमें वो हार्मोन जिसका नाम एस्ट्रोजन है वो बनना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी हड्डियाँ क्या हो जाती? कमज़ोर हो जाती।
वो बेचारी हल्की सी फिसलती, पता लगता चूकने की हड्डी टूट गई, कभी ये कलाई टूट गई, कभी कुछ टूट गई। और इसीलिए उस बेचारी ने कहा था छड़ मेरी वीड़ी ना मरोड़, मेरी वीड़ी टूट जानी है, मेरे बोन्स थे वो हार्मोन मेरे अंदर काटी। तो बहुत सारे हार्मोन्स जनाब लिवर पर भी असर करते हैं, ठीक है मेरा बच्चा। तो ये थे इफेक्टर ऑर्गन्स। तो इफेक्टर ऑर्गन्स की ज़रा एक ओवरव्यू ले लें। वो क्या है कि बॉडी पार्ट्स दैट रिसीव मैसेजेस फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स एंड प्रोड्यूस रिस्पॉन्स। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स टू द इफेक्टर्स। और नर्वस कोऑर्डिनेशन में इफेक्टर्स कौन कौन है? मसल्स और ग्लैंड्स हैं। क्या कौन है बेटा? मसल्स एंड ग्लैंड्स। अच्छा, यहाँ ग्लैंड कैसे है? क्योंकि मैंने आपको कहा ना अभी कि दिमाग को पता लगेगा कि इस बंदे ने पानी कम पिया हुआ है। इसी तरह दिमाग का एक हाइपोथैलेमस बेटा एरिया है, वो एरिया नर्वस कोऑर्डिनेशन को केमिकल कोऑर्डिनेशन में तब्दील भी करता है। रिमेंबर दैट। तो ये बड़ी ज़रा बारीकियां हैं, तो आगे चलकर हम, खैर आपकी किताब में हाइपोथैलेमस नहीं है अलबत्ता, यानी हाइपोथैलेमस का एंडोक्राइन फंक्शन डिस्कस नहीं हुआ हुआ, लेकिन हाइपोथैलेमस को हम नर्वस कोऑर्डिनेशन के हवाले से एज अ ब्रेन पार्ट पढ़ेंगे। लेकिन याद रखें बेटा, नर्वस कोऑर्डिनेशन, क्योंकि प्रिंसिपल साहब को तो मैं देख रहा था, प्रिंसिपल साहब को मैं सामने देख रहा था, उनकी मैं बातें सुन रहा था, वो नर्वस कोऑर्डिनेशन को तो मैंने कंट्रोल कर लिया, लेकिन नर्वस कोऑर्डिनेशन किस में तब्दील होगी मेरा बच्चा? केमिकल कोऑर्डिनेशन में। और मैं घबराना शुरू हो गया। समझ आ गई मेरा बच्चा? तो ये केमिकल कोऑर्डिनेशन में कौन पहुंचाता है भाई मैसेज? हार्मोन्स पहुंचाते हैं। कहाँ तक? इफेक्टर ऑर्गन्स के लिए। तो इफेक्टर ऑर्गन्स की 3 मिसालें दी हैं। नेफ्रॉन्स एक्ट एज इफेक्टर्स फॉर सम हार्मोन्स एंड बोन्स एंड लिवर एक्ट एज इफेक्टर्स फॉर सम हार्मोन्स। और अब आ जाओ मेरा बच्चा कोऑर्डिनेटेड एक्शन का लास्ट पार्ट, और वो है रिस्पॉन्स। वो क्या है मेरे बच्चे? रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या था कि जब कोऑर्डिनेटर मैसेज भेज देता है इफेक्टर को, जब कोऑर्डिनेटर ने मैसेज भेजा इफेक्टर को, ये मेरा मसल है, और उस इफेक्टर ने एक्शन ले लिया, ये मैंने मक्खी को हटा दिया, उस हीरोइन ने अपना बाजू छड़क लिया, वो उसने जाकर कैच कर लिया। तो बेटा जब कोऑर्डिनेटर मैसेज भिजवाता है इफेक्टर को और इफेक्टर परफॉर्म कर लेता है एक्शन को, तो वो एक्शन जो उसने परफॉर्म किया, उस एक्शन को मेरा बच्चा रिस्पॉन्स बोलेंगे। उस एक्शन को क्या बोलेंगे मेरा पुत्र? रिस्पॉन्स। तवज्जो है भाई? तो मेरी जान, दिस एक्शन इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। अगेन डिफाइन रिस्पॉन्स। कोऑर्डिनेटर, when coordinator gives its message to effector performs its action, this action is called response. This action is called what? Response. हाय वो हीरोइन का जिक्र भी इधर, जैसे pulling our hand away from anything। ठीक है जी, आप जाते हो बेध्यानी में यूं करके जहाँ हाथ लगता है वो चीज़ को गर्म होती है तो आप एकदम यूं हो जाते हो, तो दैट इज़ द रिस्पॉन्स। दैट इज़ व्हाट? रिस्पॉन्स। अब वो अलग बात है, कुछ ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज हैं, तो कुछ हम जानबूझ के रिस्पॉन्सेज देते हैं, उसकी बारी आगे आएगी कि वो कौन कौन से हैं, ठीक है, यानी वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस। तो जनाब दिस एक्शन इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। एग्जाम्पल, पुलिंग आर हैंड अवे फ्रॉम एनीथिंग, या फिर मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर। हाय सूरजमुखी, सूरज की जानिब देख कर जनाब एक दफ़ा मेरा गुज़र हुआ सूरजमुखी के प्लांट के आगे से, तो मुझे भी देखकर उसका जनाब वो फूल करता है यूँ, वो फूल मेरी तरफ देखता हुआ पूछो क्यों? भाई मैं भी किसी सूरज से कम थोड़ी ना हूँ, शुआएं तो मैं भी खारिज करता हूँ। खैर इट वॉज अ लेम जोक, हंसना नहीं। अच्छा भाई सुनो, तो क्या था कि मूवमेंट ऑफ फ्लावर ऑफ सनफ्लावर, मूवमेंट ऑफ द फ्लावर ऑफ सनफ्लावर। तो इस फ्लावर को सनफ्लावर नहीं मैंने बोला, ये फ्लावर है सनफ्लावर प्लांट का। तो मूवमेंट ऑफ द फ्लावर ऑफ द सनफ्लावर प्लांट टुवर्ड्स लाइट, दिस इज रिस्पॉन्स। दिस इज व्हाट? रिस्पॉन्स। अब मेरा बच्चा वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं इसको इसलिए इतना डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि ये बोर्ड में कई दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन आया मेरा बच्चा, और देखा जाए तो मैंने इसको 2 लेक्चर्स में तोड़ दिया कि पहले 3 जो
थे कंपोनेंट्स वो मैंने कल के लेक्चर में पढ़ाए, आज मैं 2 डिस्कस कर रहा हूँ, तो कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। तो जनाब अगर मैंने इस टॉपिक को 2 लेक्चर्स दिए हैं तो इट इज़ हेल डैम इम्पॉर्टेंट। और हाँ, मेरी जो मिसालें हैं ना, ये जो मैं मिसालें देता हूँ, ये हीरोइन की, ये क्रिकेटर की, ये मेरा बच्चा चाय में जब चाय बनाते हो तो टी बैग डालते हो, मेरी मिसालें टी बैग की मिसाल की तरह है। देखो मैं अपनी मिसालों को भी एक मिसाल से समझा रहा हूँ। मेरा बच्चा, मेरी दी गई मिसालें एक टी बैग की तरह हैं, जब तक चाय में रंग निकल रहा है उसको इस्तेमाल करो। मेरी मिसाल को अपने टॉपिक में रंग निकालने के लिए इस्तेमाल करो, लेकिन मेरा बच्चा एक दफ़ा जब चाय बन जाए तो उस टी बैग को निकाल कर बाहर फेंक दो, वरना चाय कड़वी हो जाएगी। अगर आपने अपना टॉपिक कड़वा करना है तो मेरे वाली सारी मिसालें उसमें लिखाना बेटा, समझ आ गई? तो ये मैं सारी मिसालें इसलिए देता हूँ ताकि आपको टॉपिक का रंग निकल आए, और जब रंग निकल आए तो जो चीज़ें मैं बोर्ड पर लिखता हूँ इसके अलावा पेपर में और कुछ ना लिखना बेटा, वरना वो बोंगी के ज़िम्मे में आ जाएगा, नंबर काटेगा फिर एग्जामिनर। समझ आ गई? फिर एग्जामिनर नंबर काट लेगा मेरा बच्चा। लास्ट 2 पॉइंट्स हैं जी। नर्वस कोऑर्डिनेशन का जो रिस्पॉन्स है वो इमीडिएट है, एकदम, एंड शॉर्ट लिविंग। इमीडिएट एंड शॉर्ट लिविंग। ये देखो, ये जैसे मैंने यूँ किया, मक्खी चली गई, हैं जी, ये मैंने यूँ करके किसी को मारा, बस रिस्पॉन्स फिनिश। तो इसका रिस्पॉन्स इमीडिएट है, एकदम है, शॉर्ट लिविंग है, थोड़ी देर बाद रिस्पॉन्स ख़त्म हो जाता है। लेकिन मेरा बेटा केमिकल कोऑर्डिनेशन का रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो होगा। जैसे नेफ्रॉन्स अगर पानी खींचना शुरू हुई हैं तो थोड़ा सा स्लो होगा, और फिर थोड़ा सा लॉन्ग लिविंग भी चलेगा। फिर मैं पानी पीना शुरू कर दूंगा, वो जिस्म में जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका जो सिलसिला है वो ख़त्म होगा और नेफ्रॉन्स मेरी नॉर्मल होंगी। इसी तरह अगर वो एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी औरत में हुई है तो वो आहिस्ता आहिस्ता बोन्स को कमज़ोर करेंगी, और फिर वो बोन्स की कमज़ोरी लॉन्ग लिविंग होगी। तो जो है मेरा बच्चा, इसके साथ ही मेरे बच्चों के 5 कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्शन ख़त्म हुए मेरा बच्चा। इन 5 एक्शंस, इन 5 कंपोनेंट्स को अच्छी तरह याद कर लेना, और याद करके ख़ुद को टेस्ट दे देना। अगर चाहो तो मेरा आपको नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन वगैरह में अक्सर कुछ वीडियोस में लिखा हुआ है, आप मुझे उस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं उसको चेक कर लूँगा। या बुक से डिट्टो लिखा और उसको मैच कर लिया। बात समझ गए बेटा? तो नेवर एवर चेंज दी वर्डिंग्स, नेवर एवर, कोशिश करो। ये देखो जिस तरह मैंने बोर्ड लिखा हुआ है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लिया करो किसी भी टॉपिक के, और इन पॉइंट्स को जहन में रखना है, इन्हीं के जुमले बना दो। तो मैं कहता हूँ बेहतरीन आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट होगा। समझ आ गई बेटा? अच्छा जी, अब जनाब एक नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन की एक छोटी सी 2 डायग्राम्स हैं, ठीक है? तो वीडियो मेरा ख्याल है 25 मिनट तक चली गई है, ठीक है? इससे आगे जाऊंगा फिर लंबी हो जाएगी। तो कल हम वो दोनों डायग्राम्स हम कंपेयर करेंगे कि नर्वस कोऑर्डिनेशन केमिकल कोऑर्डिनेशन से किस तरह डिफरेंट है, ठीक है मेरा बच्चा? अब डिफरेंट है भी या नहीं, डिफरेंस है भी या नहीं, तो अब अगर हमें ये मालूम करेंगे भाई, कल डायग्राम्स बनाएंगे, ठीक है? तो अब ज़रा एक छोटी सी नसीहत मेरा बच्चा कर दें, है मेरा बेटा? छोटी सी नसीहत। अगर मैं अपने वालिद साहब से, एक मिनट ज़रा मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर लूँ, ये सही है। लो बच्चों, अगर मैं अपने वालिद साहब से ये कह दूँ कि अब्बा मुझे सिर्फ़ आपकी दौलत से, आपकी दी गई आसाइशों से मतलब है, बस मैं आपके लिए कोई कुर्बानी नहीं दे सकता, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, भाई दौलत छोड़ो, कोठी दो मुझे सारी आसाइशें दो, मेरी ज़िंदगी से निकलो,
मैंने आपका एक कहना नहीं मानना, कुछ नहीं करना, जाओ मेरी ज़िंदगी से। अब्बू को बच्चा कैसा फील होएगा? अब्बू बड़ा एम्बेरस फील करेंगे कि देख यार, मैंने इसको पाला, मैंने इसको पोसा, मैंने इसके फीस दी, मैंने इसके अच्छे अच्छे कपड़े इसको पहनने के दिए, मैंने इसको इतना ख्याल रखा इसका, और ये मेरा कहना ही नहीं मानता। जब मैं कुछ कहता हूँ कि मैं कुछ स्टिमुलस देता हूँ, आगे से रिस्पॉन्स ही कोई नहीं, इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो मेरे बच्चा, रमज़ान में रोज़ा ना रखना भी ऐसी ही नाफरमानी के मुतरादिफ है जिस तरह आपने अब्बू का कहना नहीं माना। अब आप रोज़ा ना रखो, आप अल्लाह को कहो कि अल्लाह तू मुझे खाने पीने को भी दे, तो मुझे फ्रूट भी दे, तो मुझे सब्ज़ी भी दे, तो मुझे पहनावा भी दे, तो मुझे रहने सहने की अच्छी जगह भी दे, मेरे नसीब भी अच्छे कर दे, सब कुछ कर दे, लेकिन मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं एक रोज़ा भी नहीं रख सकता। अल्लाह ताला पे मेरा बच्चा क्या गुजरेगी? अल्लाह पाक देखो, वो इतना गफूरुर रहीम है, वो आपसे कुछ नहीं छीनेगा, वो आपको और ज़्यादा नवाजेगा। लेकिन मेरा बेटा, फिर मैं कहता हूँ कि ये रोज़ा खालिसतन अल्लाह के लिए, और अल्लाह ही उसका अजर देने वाला मेरा बेटा। तो अगर उस 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाले अल्लाह ने तुम्हें सारी नेमतें देने के बाद अगर तुम्हें ये कह दिया है कि पुत्र मेरे लिए अगर तुम ये छोड़ सकते हो तो ज़रा छोड़ कर दिखाओ, तो फिर मेरा बच्चा सहरी से लेकर अफ्तारी तक ज़िक्र भी नहीं करना किसी से कि हाय मुझे रोज़ा लग रहा है, ये भी नाफरमानी में आएगा बेटा। हाय मेरे पेट में दर्द हो रही है, ये भी नाफरमानी में आएगा मेरा बच्चा। ये कितना टाइम रह गया, ये भी नाफरमानी में आएगा बेटा। रोज़ा रख कर ऐसी कोई हरकत नहीं करनी जिससे आपको लगे कि मेरा खुदा मुझसे खफा होगा। मेरी बात फॉलो कर गए? तो सिंपल ऐसा है कि वो आपको सारी आसाइशें देकर ना, सारी खाने पीने की चीज़ें देकर, ये 30 दिन बेटा आपकी आजमाइश करता है कि मेरे लिए इन चीज़ों को छोड़ता है, इसको मैं अजीज़ हूँ या मेरी दी गई चीज़ें। आपने अपनी जान, अपना माल, अपनी भूख, अपनी प्यास खुदा की राह में कुर्बान करके बताना है कि खालिक मैं तेरे कुर्बान जाऊँ, तेरी दी गई आसाइशें मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तू चाहिए। अगर अल्लाह है तो सब कुछ है मेरा बेटा, और अगर अल्लाह नहीं है तो कुछ भी नहीं मेरा बच्चा। समझ गया मेरा बेटा? अल्लाह से वफा करो। इसी के साथ ही जनाब आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं, ठीक है? मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला कल इससे अगले टॉपिक के साथ, और सबसे पहले डायग्राम डिस्कस करेंगे। बाय।